गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। एक बार देख लो, बोर्ड ब्लर तो नहीं है? दिख रहा है? हाँ जी, बोर्ड ब्लर तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके, तो हमारे पास लास्ट कल हमने क्या किया था? डैम्प्ड ऑसिलेशंस किए थे, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए भी किया था और मैकेनिकल के लिए भी हम कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें हमने दोनों वही उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, फिर तीन तरह के टाइप्स कर चुके हैं, फिर उसके सोल्यूशन भी हम निकाल चुके हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि रिलैक्सेशन टाइम बताओ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए, डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए, तो वो किसके इक्वल होगा और रिलैक्सेशन टाइम होता किसके इक्वल है, ठीक है। वो टाइम देखो, आपने स्टार्ट किया, मान लो आपने क्या किया, डिस्टरबेंस स्टार्ट की। डिस्टरबेंस स्टार्ट की मतलब कि ये हमारे पास मैकेनिकल ऑसिलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट की, मैंने फोर्स लगा के इसको इस तरफ खींच दिया, ठीक है। मैंने फोर्स लगा के इसको इस तरफ खींच दिया। अगर मैंने फोर्स लगा के इसको इस तरफ खींच दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप छोड़ोगे यहाँ पे, मीन्स मान लो अभी आप टी टाइम पे हो, ठीक है। अभी आपने पकड़ा हुआ है इसको, इधर से खींच के अभी पकड़ा हुआ है। अब टी टाइम पे आपने इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, क्योंकि हम डंपिंग की बात करेंगे, रियल लाइफ में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, जो इसकी ऑसिलेशंस है ना, वो धीरे धीरे करके क्या होती रहेंगी, डिक्रीज होती रहेंगी। इसकी ऑसिलेशंस धीरे धीरे क्या होती रहेंगी, डिक्रीज होती रहेंगी। अगर इसकी ऑसिलेशंस डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो टाइम जहां पे एम्पलीट्यूड होगा जो ऑसिलेशंस का, वो 1/e टाइम्स हो जाए, ठीक है। उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। मीन्स आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जब स्टार्टिंग थी, अभी यहाँ पे है, इसका एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं ए नॉट, जब मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई ई हो जाए, ठीक है। स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड ए नॉट है, स्टार्टिंग या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट। जब भी ये 1/e टाइम्स हो जाए इनिशियल एम्पलीट्यूड के, तो उस टाइम, ठीक है, जब ये चीज हो जाएगी उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। तो सिंपल अगर आपसे पूछे कि रिलैक्सेशन टाइम है क्या, वो टाइम जहां पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है, वो 1/e टाइम्स हो जाए इनिशियल एम्पलीट्यूड के, ठीक है। अभी ये एम्पलीट्यूड क्या है, हमने यही किया है, ये ऑसिलेशन है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। अब आपको ये चीज पता है कि डैम्पिंग हो रही है तो ऑसिलेशंस टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, मतलब कि ये चीज ऐसे है, पहले ऐसे है, फिर ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि अगर ये इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट है, तो कहीं पे तो ये ए नॉट बाई ई होगा। ए नॉट, सॉरी, ए नॉट बाई ई, ई मीन्स उसकी वैल्यू होती है कुछ, ठीक है। वो आप लोगों को पता ही है कि ई की क्या वैल्यू होती है, तो उतनी वैल्यू अगर हो जाए, उस टाइम को आप बोलोगे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब आपकी ये सिर्फ ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। हमें टाउ की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए भी और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए भी। अगर हम बात करें मैकेनिकल ऑसिलेटर की, अगर हम मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात करें, मैकेनिकल ऑसिलेटर में क्या होगा, ठीक है। मैकेनिकल ऑसिलेटर में क्या होता है, इसका सोल्यूशन ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस पी। कुछ ऐसे लिख सकती हूँ मैं एम्पलीट्यूड की फॉर्म में? बताओ, हमने कुछ ऐसा लिखा था या फिर नहीं? आप लोग, हमने ऐसा लिखा था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ई रेस टू पावर माइनस बीटी, ये चीज लिखी थी हमने।
किसके लिए? मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे ही इसको थोड़ा सा कि हाँ क्योंकि एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड है ये जो एक्स नॉट मैम है। एक्स नॉट डी साइन ओमेगा टी लिखा, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था। इसको हम वो लिख देंगे, इसको देखो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। आपने ये चीज तो देखी है ना, x इज इक्वल टू बी ई रेस टू पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा टी मैम x इज इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी लिखवाया था आपने। साइन ओमेगा टी आया। एक मिनट मैं ना आपको ये चीज बता देती हूँ, ये कहाँ से लिखा है। आप डैम्प्ड की बात करो, अनडैम्प्ड की बात ही नहीं हो रही है पहली चीज। मैम फिर उसमें तो मतलब कि दो क्रिटिकल, फैक्टर। क्रिटिकल पे देखो, ठीक है मैम। क्रिटिकल सिचुएशन पे देखो, क्रिटिकल पे देखो वैल्यू क्या आई थी। जी मैम। आ रही थी ना इतनी। अगर हम ना वैसे इतना ये मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, इस चीज को ना ये जैसे जनरलाइज करते हैं कि जब हम डंपिंग की बात करते हैं तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिके करना ही है। जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, तो इसलिए जो बाकी फैक्टर था उसको इन्होंने क्या लिख दिया? ए नॉट लिख दिया, ठीक है। और जो जिसको हम एक्स लिख रहे हैं वो एम्पलीट्यूड ही बताएगा, तो उसको उन्होंने क्या लिख दिया है? ए लिख दिया है, ठीक है। ये नोटेशंस में कंफ्यूज नहीं होना। जो ए नॉट है वो जो बाकी सारा कांस्टेंट बचा है ना, इसको छोड़ के वो है चीज। डैम्पिंग की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। अनडैम्प्ड ऑसिलेटर में तो अच्छा मुझे ये बताओ, अनडैम्प्ड में रिलैक्सेशन टाइम आएगा? मैम उसमें तो सारा कुछ कांस्टेंट ही होता है, उसमें तो आएगा ही नहीं। उसमें तो एम्पलीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो उसमें तो आएगा ही नहीं। तो अभी हमारे पास ये चीज निकल के आई है, a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी, ठीक है। x को हमने सिर्फ a लिख दिया है कि हम अभी बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की, इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब हमारे पास देखो ये टाइम टी पे इतना एम्पलीट्यूड है, टाइम टी पे इतना एम्पलीट्यूड है। हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद देखना चाहते हैं ना, कुछ टाइम बाद, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इसके बाद ही एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो आफ्टर टाउ टाइम, आफ्टर टाउ टाइम, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये ए नॉट है ई रेस टू पावर माइनस, यहाँ पे टाउ टाइम के बाद देख रहे हैं हम इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे टाउ टाइम के बाद देख रहे हैं, तो उसमें टाउ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसकी रिलैक्सेशन टाइम की हम डेफिनेशन यूज करें, क्या है? जो ए डैश है, जो ए डैश है वो किसके इक्वल हो जाना है? ए नॉट बाई ई के। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? या फिर इनिशियल एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझो, देखो टाइम टी पे एम्पलीट्यूड था ए, टाइम टी पे एम्पलीट्यूड कितना था? ए। ये रहा टाइम टी पे इसका एम्पलीट्यूड। अगर आप टाइम टाउ पे देखोगे, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है? ए डैश। तो रिलैक्सेशन टाइम ने क्या बोला था कि ए डैश किसके इक्वल होगा? ए बाय ई के, ठीक है। ए बाय ई के इक्वल होगा, यही चीज होती है। ये चीज क्लियर है? बताओ, अगर नहीं क्लियर तो बता दो, क्लियर कर देती हूँ। मैम इसको बोल लेंगे ऐसे, एम्पलीट्यूड एट रिलैक्सेशन टाइम। हाँ जी, एम्पलीट्यूड एट रिलैक्सेशन टाइम। मैम ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम या एट रिलैक्सेशन टाइम? एट रिलैक्सेशन टाइम है ये ए डैश, ए डैश एट द रिलैक्सेशन टाइम है। ये ना कोई गया है, हमने क्या सही दिखा है ये? अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखो ए डैश की वैल्यू ये रही, ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी प्लस टाउ इज इक्वल टू, ए की वैल्यू ये रही, ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी। मैम अब ये कैसे बन गया आफ्टर टॉ टाइम? क्या हुआ? अब ये कैसे बन गया? कौन सा फैक्टर?
after tau time a dash is equal to a naught हाँ, b. एक मिनट रुकना, एक मिनट। अच्छा, आपको ये चीज समझ में नहीं आई ना? देखो, इस चीज को ना ऐसे समझो कि टी टाइम पे हमारे पास एम्पलीट्यूड इतना था, टी टाइम पे हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना था, ए। अगर हम, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, वो टाइम जहां पे हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, 1/e हो जाता है, ये है। टाउ टाइम पे हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, टी टाइम पे जो एम्पलीट्यूड था उसका ई टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 1/e टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर टाइम टी, ये टी टाइम पे एम्पलीट्यूड इतना है, आफ्टर टाइम टी मीन्स कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद, जैसे अभी आपने ये देखा 1 सेकेंड पे, अगर आप 2 सेकेंड बाद देखोगे तो आप कितने पे देख रहे हो, 2 सेकेंड बाद। अब 3 सेकेंड पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको प्लस ही करना पड़ेगा, तो 1 + 2 करोगे तब जाके आप देखोगे 3 सेकेंड पे। तो मैंने क्या कर दिया है, टाओ ऐड कर दिया है, ठीक है, टाओ ऐड कर दिया है। अब पहले बताओ, इतनी चीज क्लियर है कि ये कैसे लिखा है? टाइम टी 0 पे हम लोग ए नोट नहीं लेके चल रहे थे, फिर तभी हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम ए नोट बाय ई किया था। मैं टी टाइम पे देख रही हूँ एम्पलीट्यूड। मैम ए नोट जो हमारा है वो टाइम 0 पे है। नहीं नहीं, आप टाइम 0 पे क्यों देख रहे हो एम्पलीट्यूड? मैं तो बोल ही टाइम टी पे रही हूँ, एम्पलीट्यूड कितना है टाइम टी पे। कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो? टाइम टी पे एम्पलीट्यूड कितना है, ए, और टाइम आफ्टर टाइम टाउ हमारे पास एम्पलीट्यूड हो जाता है ये। ओके मैम। हाँ जी। अब बताओ, किसी को और कंफ्यूजन हो पूछ लो। अच्छा, तो अब देखो, टाइम टी पे हमारा एम्पलीट्यूड है ए, आफ्टर टाइम टाउ हमारा एम्पलीट्यूड हो जाता है ए डैश। तो रिलैक्सेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए डैश क्या होगा, a/e के। तो ए डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से ए नॉट के साथ ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। पहली चीज आप लोग कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ए नॉट क्या था, जो एक्सपोनेंशियल को छोड़ के बाकी सारी टर्म है वो है ए नॉट एम्पलीट्यूड नहीं है, ए नॉट एम्पलीट्यूड नहीं है इसका। पहली चीज आप लोगों को याद हो, अगर मैम कल हमने ये कांस्टेंट चीज है। किया था, x इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस bt, a e रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई रेज टू पावर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। आप ये चीज देखो, इसको छोड़ के बाकी सारी टर्म को हमने लिखा है ए नॉट, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड नहीं है, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो?
यही कंफ्यूजन हो रही है, हम लोग ए नोट को एम्पलीट्यूड समझ रहे हैं मैक्सिमम। हाँ, अब कंफ्यूजन हो गई ये दूर। यस मैम। ठीक है, ये इसको हमने कांस्टेंट मान लिया है ए नॉट। ठीक है, इनिशियली हम मान के चल रहे हैं टी पे। इनिशियली टाइम हमने क्या मान लिया है, टी। टी इक्विलिब्रियम, जब टाइम 0 था तब तो हमने डिस्टरबेंस ही क्रिएट नहीं की थी, वहां पे तो एम्पलीट्यूड ही 0 था। ठीक है, हमने क्या किया, जब इनिशियल, जब आप अभी रेस्ट पे हो, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे हो, तभी हमने क्या माना है कि वो इक्विलिब्रियम पे पड़ी है, तब तो इसका एम्पलीट्यूड ही 0 होगा। अब मैंने क्या किया, उसको पकड़ के खींच दिया। अगर उसको पकड़ के खींच दिया, जब मैंने उसको खींच के रखा है ना, तब उसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू टाइम टी पे है, और कितनी है, ठीक है, और आफ्टर टाइम टाउ ये हो जाएगी। अभी भी बताओ, कंफ्यूजन है किसी को? तो मैम अब क्लियर। हाँ जी, जितेंद्र को? नहीं मैम अब क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए नॉट के साथ ए नॉट कैंसिल हो गया है। अब यहाँ से हमारे पास इसको लिखेंगे ई रेस टू पावर माइनस बीटी। इसको अलग अलग कर लो, ई रेस टू पावर माइनस बीटा इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस बीटी बाई ई। ये सॉरी, दूसरे वाला फैक्टर देखो, ई रेस टू पावर माइनस बीटी, ई रेस टू पावर माइनस बीटी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया है, कर दो इरेज। यस मैम। तो अब हमारे पास बचा है ई रेस टू पावर माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/e। इसको ले जाओ ई रेस टू पावर -1। नीचे ई रेस टू पावर 1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर -1। अब एक्सपोनेंशियल के साथ एक्सपोनेंशियल उड़ा दोगे, तो यहाँ से बनेगा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। ये -1 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो टाउ की वैल्यू आ गई है 1/b। टाउ की वैल्यू आ गई है 1/b। अब मुझे जल्दी से b की वैल्यू बताओ मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए, किसको याद है? R/2m। R/2m कैपिटल आर रेजिस्टेंस वाली। यस, R/2m। तो देखो रिलैक्सेशन टाइम इसके इक्वल हो गया है R/2m। R क्या था हमारे पास, या फिर B क्या है? R/L आएगा इसमें। R/2 ऑपोजिट आएगा, नीचे पुट करेंगे ना मैम, तो उसको फिर 2m बाई यस, आर नहीं आ जाएगी? मैकेनिकल है, ठीक है मैम, R/2m है। ये है ना, 2m/r आएगा। यस मैम। ये होगी इसकी वैल्यू ना। ठीक है, उल्टा आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो, जो टाउ है वो डैम्पिंग फैक्टर के, ये डैम्पिंग डैम्पिंग फैक्टर है ना, डैम्पिंग फैक्टर के क्या है, इनवर्सली है। जो हमारे पास टाउ है वो डैम्पिंग फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी डैम्पिंग फैक्टर ज्यादा होगा, उतना रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जितना डैम्पिंग फैक्टर ज्यादा होगा, उतना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अब ये कम होने का क्या मतलब है, ठीक है, कि आप जितनी डैम्पिंग बढ़ाते जाओगे 1/e वैल्यू उतनी जल्दी आएगी। ठीक है, जितनी आप डैम्पिंग वैल्यू बढ़ाते जाओगे, डैम्पिंग मींस उतना एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, तो उतनी जल्दी हमारे पास जो a डैश इज इक्वल टू a/e वाली टर्म है, उतना एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आपको पूछा जा सकता है कि जो टाउ है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, जो टाउ है ये कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर यही हमारा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए होता, पहली चीज ही जनरलाइज हो चुकी है, ये दोनों के लिए जनरलाइज हो चुकी है। किसके किसके लिए, एक मैकेनिकल के लिए और एक इलेक्ट्रिकल के लिए। रिलैक्सेशन टाइम आ गया है 1/b। अगर आप मैकेनिकल की बात कर रहे हो, अगर आप मैकेनिकल की बात करोगे, तो b की वैल्यू होगी R/2m। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए वैल्यू वैल्यू बताओ क्या होती है, जल्दी से, देख के नहीं बोलना है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए R/L, 2b इज इक्वल टू R/L। R/2l नहीं आएगा? हाँ जी मैम। यस मैम। ये वैल्यू टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे। अच्छा, हमारे पास ये भी चीज हो गया है।
ठीक है। तो देखो दोनों के लिए जनरलाइज हो गया है। अगर हम मैकेनिकल के लिए देखोगे सिर्फ v की वैल्यू चेंज होगी, और इधर इलेक्ट्रिकल के लिए देखोगे तो ये चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास रिलैक्सेशन जो फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है डैम्पिंग की। इतनी चीज याद रखनी है आपने। प्लस याद रखनी है कि टाउ टाइम पे जो ए डैश है वो ए नॉट ए बाय ई हो जाता है। ठीक है, इनिशियल एम्पलीट्यूड के 1/e टाइम्स हो जाता है। ये चीजें याद रखनी है आपने। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा था ना आपने? हाँ जी, ठीक है। दोनों की आएगी। इसके बाद आएगा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमारे पास होता है, इसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा लॉग ऑफ ए बाय ए ऑफ टी। ठीक है, अब ये क्या है? ठीक है, हमारे पास जब टी टाइम था, जब टी टाइम था तो हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना था? ए। जब टाइम था टी तब एम्पलीट्यूड कितना था? ए। जब हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हुआ, जब हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट होने का क्या मतलब है? ये ऑसिलेशंस बनाते हैं। ये है, चाहे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, चाहे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। इसको बोलते हैं हम एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, इनिशियली मान लो इसका टाइम टाइम टी पे था। ठीक है, टाइम टी पे एम्पलीट्यूड कितना था? ए। अब एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, ये एक साइकिल है, इस साइन वेव है, ये इसका टाइम पीरियड कितना है? टी। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद एम्पलीट्यूड कितना बन जाता है? ए ऑफ टी। ठीक है, ए ऑफ टी बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या करना है? ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ए ऑफ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ए की वैल्यू हमने अभी लिखी, क्या होगी? बस ए ऑफ टी याद रखना, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद एम्पलीट्यूड। अब ए की वैल्यू हमने लिखी थी ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी। ठीक है, यही लिखा था। और उसके बाद अगर टाइम टी पे टाइम टी के बाद देखोगे, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना पहले स्टार्टिंग में टी पे, फिर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो टी कैपिटल टी टाइम के बाद, ये टाइम टी पे है तो ये देखेंगे टी प्लस कैपिटल टी पे। ये चीज क्लियर है? टी प्लस टाइम पीरियड टी पे कैसे देखेंगे? मतलब कि अगर आप ये 1 सेकंड पे देख रहे हो, ठीक है, तो ये 2 सेकंड के बाद हमारा क्या हो जाता है? एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो 1 + 2 3 पे ही देखोगे। ठीक है, तो ये चीज ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी प्लस कैपिटल टी। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी। नीचे आ जाएगा, जब हम टी टाइम एक साइकिल के बाद देखेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ये बनेगा, ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी प्लस कैपिटल टी। अब हमने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो डेल्टा हो जाएगा लॉग ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी, ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ से ए नॉट के साथ ए नॉट कैंसल, तो लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस, देखो ई, इसको मैं खोल के लिख ही देती हूँ, ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी बचा, नीचे बचा ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी ई रेज़ टू पावर माइनस बी टाउ। ये चीज बची है। ठीक है, अब ये ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, नीचे दिख रहा है? अगर मैं इसके नीचे लिख दूं, टाओ थोड़ी ना आएगा, टी आएगा ना, कैपिटल टी। यस, ये ना पहले वाला ही टाउ याद है, कैपिटल टी आएगा। डेल्टा हो जाएगा लॉग ऑफ 1/e रेज़ टू पावर माइनस बी टी। अगर आप नीचे
प्लस से ऊपर लेके जाओगे, सॉरी नीचे माइनस से ऊपर लेके जाओगे, वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये बनेगा लॉग ई रेस टू पावर dt। एक्सपोनेंशियल के साथ लॉग कैंसल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू बनेगी e। अब आपके पास जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है उसकी वैल्यू आ चुकी है ये बी टी। ठीक है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, बी टी। अब यहाँ पे आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है, अगर मैकेनिकल है, अगर ये लिख लिया है, कर दूं इरेज, इरेज बताओ। यस मैम। तो हमारे पास ये आ गई है वैल्यू। अगर आप मैकेनिकल की बात करोगे, मैकेनिकल के लिए बी की वैल्यू हो जाएगी r/2m, और अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करोगे, बी की वैल्यू हो जाएगी r/2l। जस्ट आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, RT/2m, और यहाँ पे हो जाएगा r/2l इंटू, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने अभी लिखा था, अभी क्या लिखा था हमने, अभी रिलैक्सेशन टाइम निकाला था ना, रिलैक्सेशन टाइम की हमने वैल्यू क्या लिखी थी, इलेक्ट्रिकल में कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर ही नहीं रहेगा इलेक्ट्रिकल में, बी की वैल्यू में। स्मॉल r/2l मैम, स्मॉल आर ही चल रहा है ना। चलिए चल रहा था, मैकेनिकल में स्मॉल। कैपिटल आर पर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस की बात करते हैं जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। लास्ट जो टॉपिक था रिलैक्सेशन टाइम, उसमें भी कैपिटल आर से डिनोट करना था मैम। हाँ जी। ठीक है। हाँ, मैं कुछ क्या बोल रही थी, हाँ, रिलैक्सेशन टाइम में क्या है, रिलैक्सेशन टाइम हमने यही लिखा था 1/b, ये लिखा था ना, 1/b लिखा था। अब यहाँ पे देखो, क्या हम टाओ और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 1/टाओ। तो यहाँ पे डेल्टा निकल के आएगा, b की वैल्यू 1/टाओ टू t आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन पूछा जाए तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट रिलेशन है जो आ जाते हैं पेपर में। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद क्या बचता है, क्वालिटी फैक्टर। लिख लिया सबने ये चीज, यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जी लॉस क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट आता है क्वालिटी फैक्टर। अब ये क्वालिटी फैक्टर हमें क्या बताता है, क्वालिटी फैक्टर हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसकी ना चाहे आपने डेफिनेशन लिखनी है वो भी लिख सकते हो, क्वालिटी फैक्टर गिव्स द रेट ऑफ डिके ऑफ एनर्जी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर। ये क्या बताता है हमें, रेट ऑफ डिके ऑफ, रेट ऑफ डिके ऑफ द एनर्जी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर। ये सारी चीजें हमने डैम्प्ड में ही क्यों इंट्रोड्यूस की है, ये सारी चीजें हमने अनडैम्प्ड में क्यों इंट्रोड्यूस नहीं की, क्योंकि वहां पे रिलैक्सेशन टाइम नहीं आएगा, वहां पे कोई भी फैक्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आप बात करोगे, रिलैक्सेशन टाइम तो पहले ही 0 है क्योंकि एम्पलीट्यूड ही चेंज नहीं कर रहा है अनडैम्प्ड में, और उसके बाद लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में भी दोनों एम्पलीट्यूड सेम ही रहेंगे। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर में भी एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 है। तो अगर आपको पेपर में आ जाता है इन सब की वैल्यू 0 है, किसके लिए, अनडैम्प्ड के लिए। ठीक है, तभी हमने ये सारी वैल्यूज डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए
लिए डिफाइन की है, ठीक है। अब जो क्वालिटी फैक्टर है हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है रेट, कि किस रेट से एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, किस रेट से एनर्जी में चेंज आ रहा है, किस रेट से, क्योंकि डैम्प है ना तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो किस रेट से एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो हमें बता रहा है। तो जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है ये होती है 2 पाई इंटू एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट टाइम t डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एनर्जी लॉस कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड, ठीक है। टी टाइम पे हमारे ऑसिलेटर की कितनी एनर्जी थी, टी टाइम पे हमारे ऑसिलेटर की कितनी एनर्जी थी, डिवाइडेड बाय क्योंकि क्यू फैक्टर की डेफिनेशन को याद करो कि ये बताता है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो एनर्जी लॉस कैसे बताएगा कि पहले कितनी थी एनर्जी, अब कितनी रह गई है एक टाइम पीरियड के बाद, तो एनर्जी लॉस कितना हुआ है, ठीक है, एनर्जी लॉस कितना हुआ है ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। तो ऐसे निकलेगा हमारा क्वालिटी फैक्टर की टी टाइम पे एनर्जी कितनी थी और एक टाइम पीरियड में एनर्जी लॉस कितना हुआ है, अगर उससे डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर निकल के आ जाएगा। अब रही चीज, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, अब रही चीज कि हमने क्या अभी तक एनर्जी निकाली है, नहीं निकाली, हमने अभी तक एनर्जी नहीं निकाली है। एनर्जी होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड आप लोगों ने ना एक चीज सुनी होगी, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये चीज देखी हुई है सबने, सुनी हो या फिर यस कभी, मैम। ठीक है, कि एक एम्पलीट्यूड होता है एक इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। अब एम्पलीट्यूड क्या है, वो एनर्जी फ्लो ही तो बताता है हमें, वो एनर्जी के बारे में ही तो बताता है। तो यहीं से मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारी एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब हमें एम्पलीट्यूड पता है, एम्पलीट्यूड कितना है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस, एनर्जी हो जाएगी ए का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस 2bt आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा -2bt, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास और क्या बचेगा, अब हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इस टर्म को हम लिख देते हैं यू नॉट, ए नॉट स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं, यू नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास बना u इज इक्वल टू यू नॉट ई रेज टू पावर -2bt। अब हम एनर्जी लॉस निकालना चाहते हैं, अब हम एनर्जी लॉस निकालना चाहते हैं, तो अगर एनर्जी लॉस निकालना चाहते हैं तो इसका क्या कर दो, या फिर आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, हमने फाइंड करना है रेट ऑफ डिके ऑफ एनर्जी। रेट मींस मुझे टाइम के साथ डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, तो इसका डेरिवेटिव करो तो क्या बनेगा, du, यू नॉट तो कांस्टेंट है, e रेज टू पावर -2bt, एक्सपोनेंशियल का टाइम के साथ डेरिवेटिव करोगे, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, फिर एक्सपोनेंशियल को छोड़ के डेरिवेटिव किया जाता है, वो होगा -2p, ये बन जाएगा dt। अब हम एक कंप्लीट पीरियड की बात कर रहे हैं ना, एक कंप्लीट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो dt को क्या लिख देंगे, कैपिटल टी, ठीक है, dt को क्या लिख देंगे, कैपिटल टी, क्योंकि हम कितने टाइम चेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वही है ना कि टाइम चेंज कितना लेना है हमने, तो वो लेना है हमने एक कंप्लीट साइकिल के, एक कंप्लीट साइकिल में देखना है एनर्जी लॉस कितना होगा। अब यहाँ से du की वैल्यू निकली है u नॉट -2b ई रेज टू पावर -2bt, यहाँ पे आ जाएगा t। अब ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब हमें du एनर्जी लॉस की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी लॉस की वैल्यू पता चल गई है। आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हो,
आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, और ये कुछ नहीं बता रहा। अच्छा, अब हमने क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई टाइम टी पे कितना था एम्पलीट्यूड, यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस 2 dt, और फिर टाइम पीरियड के बाद कितना हो गया, यू नॉट, मैंने बोला है माइनस साइन को रिमूव कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी लॉस के बारे में बताएगा। ये हुआ, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया है, यू नॉट कैंसिल हो गया है, एक ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर एक चीज बचेगी, ठीक है। इसको कैंसिल करवाने के बाद रिजल्ट क्या निकल के आएगा, कोई बता सकता है? W इक्वल टू पाई बाय dt। तो पाई तो बी हमारा अंदर ही है। पाई मैम, पाई ओवर बीटी आ रहा है, एक मिनट, टू के साथ ये 2 समझते हैं। एक मिनट, मुझे लग रहा है हमने कुछ गलत किया है क्या। पोटेंशियल में 2 भी आएगा हाँ डिनोमिनेटर जी, में। हाँ मैं वही सोच रही हूँ कि ये क्या है, कि मैंने कहाँ गलती कर दी है। हाँ, यहाँ पे -2 बीटी चल रहा था, तो ये भी चीज कैंसिल हो जाएगी। तो ये बचेगा क्वालिटी फैक्टर किसके इक्वल बचेगा, 2 पाई इंटू 1/2 बीटी, यही आएगा। मैम Yes, नीचे माइनस क्यों नहीं ले रहे, -2b। माइनस को रिमूव मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि माइनस सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि एनर्जी लॉस हो रहा है। हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे एनर्जी लॉस लिखा है, ठीक है मैम। ठीक है। ये क्योंकि एनर्जी तो वैसे पॉजिटिव ही रहती है ना, कभी किसी की टोटल एनर्जी नेगेटिव देखी है बाइंडिंग एनर्जी को छोड़ के, नहीं मैम। ठीक है। तो नेगेटिव साइन, आप तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा सकते थे कि एनर्जी लॉस है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे नहीं लगाना तो सिर्फ माइनस को ओमिट कर दो। सिर्फ ये माइनस को ओमिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ ये बता रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि एनर्जी लॉस हो रहा है। तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर की ये वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर और टाउ में रिलेशन फाइंड कर सकते हो? क्वालिटी मैम फैक्टर डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होगा क्या, रिलैक्सेशन टाइम और क्यू का। बोल सकते हो? मैम ये 2 के साथ 2 नहीं काटना। मत काटो, इसको ऐसे ही रहने दो। मैं बताती हूँ क्यों नहीं काटा। Q इज इक्वल टू 2 पाई, इस टाइम पीरियड को अगर मैं नीचे लिखती हूँ 1/2b, ये आपको कुछ दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बनेगी, बनेगी। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाय टी। तो मैं इसको ओमेगा लिख सकती हूँ, लिख सकते हो या फिर नहीं? यस मैम। लिख सकते हो ना। अभी आपने रिलैक्सेशन टाइम किया था, टाउ इज इक्वल टू 1/d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/टाउ। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ओमेगा बाय 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा टाउ। अब ऐसे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वो भी तो एक टाइम पीरियड के बाद उन्होंने देखा हुआ था। अच्छा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू बताना क्या थी? dt मैम। क्या थी? dt। मैम टी ओवर टाउ। जैसे मर्जी देख सकते हो। b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, b की वैल्यू आ जाएगी, या फिर b की वैल्यू आ जाएगी 1/डेल्टा टी, नहीं, डेल्टा बाय टी। b की वैल्यू निकाली है तो ये t नीचे आ जाएगा, तो b की वैल्यू आप यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो क्वालिटी फैक्टर का आप लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के साथ भी रिलेशन देख सकते हो और रिलैक्सेशन टाइम के साथ भी रिलेशन फाइंड कर सकते हो। अब आपने सिंपल, ये जनरलाइज हो चुका है हमारे पास। अगर आप मैकेनिकल की बात करोगे, अगर आप मैकेनिकल की बात करोगे तो b हो जाएगा r/2m। अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो b हो जाएगा कैपिटल R/2l। मैम ऐसे जो हमने जर्नलाइज किया है उसमें तो हमने बी की वैल्यू को ही खत्म कर दिया, जैसे
फिर हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं तो इसमें बोल रही हूँ ना, इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को आ जाए, ओके ओके। वो तो रिलेशन है कि आप क्वालिटी फैक्टर का लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के साथ, या फिर और क्या किया था हमने, हाँ रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीजें की हैं, और वैल्यूज ये याद हो गई होंगी आपको। हमने अभी तक 3 चीजें की हैं। एक किया है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम की क्या वैल्यू आई है 1/b। ठीक है, उसके बाद किया है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ये डेल्टा की वैल्यू आई है 1/bt, नहीं सिंपल बीटी आई है। उसके बाद हमने किया है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर की कितनी वैल्यू आई है p/, मैम ओमेगा बाय 2b। यस, याद रहे हो, ये किया है अभी तक हमने। हो गए हैं ये तीनों एक्सप्रेशन याद? नीचे वाला नहीं हुआ मैम, अभी पढ़ा है ना। अच्छा, हाँ अच्छा, उसके बाद हमारा और कौन सा टॉपिक था? आपको डैम्प्ड और अनडैम्प्ड करवाया है अभी। अच्छा, अच्छा मैंने आपको पोलराइजेशन में वो चीज नहीं करवाई है ना, रुको अभी हम वही करते हैं। एक मिनट रुको, आपके सिलेबस में कंपाउंड पेंडुलम लिखा हुआ है? कोई 1 मिनट चेक करना जल्दी से। कर रहा है कोई चेक? मैम अब मिला है, क्या हुआ? अभी मिला है मैम सिलेबस में। मेंशन तो नहीं है। नहीं मैम है नहीं। नहीं है मेंशन? नो मैम। बताना एक बार क्या क्या मेंशन है, बोलना एक बार जल्दी से। मैम उसमें दिया हुआ है सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय वेक्टर एडिशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोलराइजेशन, Lissajous figures and superposition of many simple harmonic motion, complex number notation, use of exponential series और damped motion of mechanical and electrical oscillator। ये तो हो गया मैम अपना heavy damping, critical damping और damped simple harmonic oscillator, amplitude decay, logarithmic decrement, relaxation time, energy decay, Q value, rate of energy decay equal to work rate of damping force। अच्छा, उसके बाद हम यही करते हैं चीज, सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हम ये है, फिर बाद में करेंगे, रेट ऑफ एनर्जी डिके इक्वल टू वर्क रेट ऑफ डैम्पिंग फोर्स। ये कौन सा है? ये तो दिया ही नहीं हुआ इसमें, बुक में है ही नहीं। डैम्पिंग वाले में लिखा हुआ है मैम, डैम्पिंग वाले में। दोबारा बोलना क्या लिखा है। मैम क्वालिटी फैक्ट रिलैक्सेशन टाइम एनर्जी डिके के बाद मैम रेट ऑफ एनर्जी डिके इक्वल टू वर्क रेट ऑफ डैम्पिंग फोर्स एंड प्रॉब्लम्स, एंड वाली लाइन है मैम। चलो ये देखूंगी क्या लिखा हुआ है वैसे।
होगा नहीं, ये जरूरत ही नहीं है करने की, या फिर किसी और टॉपिक को बोलते होंगे। चलो ये चीज मैं देख लूंगी। तो पहले हम करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सुपरपोजिशन मैम ऑफ, यहाँ से ऑप्टिक स्टार्ट हो गई, हाँ जी, यहाँ से ऑप्टिक स्टार्ट हो गई है, अभी वेव में चल रहा है। नहीं अभी ये इसी में है। हमने अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही पढ़ा है ना, टू हाँ एंड जी, फ्रो मोशन। ठीक है, हमने उसमें पढ़ लिया है कि अनडैम्प्ड अगर होगा, मींस अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी तब क्या होगा, अगर एनर्जी लॉस हो रही है तब क्या होगा, दो चीजें पढ़ी हैं। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो है, क्योंकि वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन। अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को इकट्ठा कर दिया जाए, अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को इकट्ठा कर दिया जाए देन क्या होगा, ये है टॉपिक हमारा, सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये चीज है। अब हम यहाँ पे क्या मानते हैं, एक मोशन मेरे पास ये है, मान लो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आप लोगों ने यही पढ़ा है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब एक मोशन क्या है, मैं y मान लेती हूँ, जो क्या है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो अनडैम्प्ड याद करो, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या था कि x, अनडैम्प्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही चीज पढ़ी थी आपने, बताओ ये चीज पढ़ी है या फिर नहीं? यस मैम। पढ़ी है ना? हाँ अब जी, हाँ जी। एक ही, अच्छा एक मिनट, हम ना पहले दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं लेके चलते, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं, ठीक है, इसका देखो, हमने जो टॉपिक है वो क्या लिखा है, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की सुपरपोजिशन करनी है, मींस जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन इकट्ठे होते हैं तो रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ये है हमारी प्रॉब्लम। तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन लेने पड़ेंगे, एक ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मींस ये जो मोशन है इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी x, एम्पलीट्यूड कितना है a, और जो सेकंड है उसको हमने बोल दिया y, और उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा b। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों में जो फेस है वो सेम है या फिर नहीं है, इन दोनों में फेस सेम है या फिर नहीं है। अब ये फेस का क्या मतलब है, क्योंकि साइन वेव है, साइन वेव ऐसे चल रही है, साइन वेव ऐसे चल रही है, ये फर्स्ट वेव है। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है ये वेव ऐसे स्टार्ट हो, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही हो, तो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इतना क्या आ गया है, फेस डिफरेंस आ गया ना। हो सकता है कि ये इनिशियली ऐसे स्टार्ट हो रही हो, तो हमें दोनों में नहीं पता कि दोनों सेम फेस के साथ मूव कर रही हैं या फिर डिफरेंट फेस के साथ मूव कर रही हैं, तो हम पहले ही केस लेके चल पड़े कि दोनों में फेस डिफरेंस कितना है, फाई का फेस डिफरेंस है। ठीक है, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन में फाई का क्या है, फेस डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, अब हमारे पास दो मोशन तो लिख दिए हमने, अब हमने सुपरपोजिशन करवानी है, अब हमने सुपरपोजिशन करवानी है। तो सुपरपोजिशन होने के बाद, इकट्ठा करने के बाद जो रिजल्टेंट निकलेगा वो फाइंड करना है, हमारा वो मेन मोटिव है। तो वो रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा वो हमें पता चलेगा जब हम इन दोनों में कोई रिलेशन फाइंड कर पाएंगे, जब हम इन दोनों में कोई रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी। प्लस बी इक्वल टू ए साइन प्लस ए, बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए। साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, यही होता है। मैम ये हम सेम फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं ना? यस, ओमेगा और ओमेगा डैश सेम है। अच्छा, साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव, यही बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास ये चीज बन गई है। अब यहाँ से देखो, साइन ऑफ ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स बाई ए, साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स बाई ए।
तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ टी, साइन ओमेगा टी रिमूव हो जाएगा, ये बना एक्स बाई ए कॉस ऑफ फाई। अब मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी को भी रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है। क्यों मैम, ये पहली चीज मैं क्यों रिमूव करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे पास, मैं क्या चाहती हूँ, इन दोनों में रिलेशन एक्स और वाई में हमारे पास थर्ड चीज टी भी वेरी कर रहा है, टाइम भी वेरी कर रहा है। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं दो वेरिएबल के साथ काम करूँ, सिर्फ मैं दोनों में रिलेशन देखना चाहती हूँ, तो दो वेरिएबल के साथ वो काम करके ही हो सकता है। तो मैं ओमेगा टी को टोटली खत्म कर दूंगी। तो वो कैसे खत्म होगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ पे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। यहाँ पे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस ऑफ ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं, आपको 1 साइन, माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यस आपको पता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से कॉस ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। साइन ऑफ फाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इतनी वैल्यू निकल के आ गई है, लिख लिया सबने, ऊपर वाला इरेज कर दूं। नहीं मैम, एक मिनट। राइट एंगल, कर दो मैम। एक चीज देखना, एक्स इज इक्वल टू, मैंने ये लिखा है साइन ओमेगा टी, ये लिखा है y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। पहली चीज तो ये दोनों क्या है, ये यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो ये 1:1 वाला केस हुआ, 1:1 वाला। और ये दोनों हम क्या है, जब राइट एंगल होंगे, मीन्स दोनों जब परपेंडिकुलर होंगे, वो वाला केस कर रहे हैं, ठीक है। आप ना एक बार नोटबुक पे ये चीज लिख लो, ये चीज आपने लिखना है, हेडिंग बनाओ, कॉम्पोजिशन या फिर सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम पीरियड एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। सुपरपोजिशन या फिर कंपोजिशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम पीरियड्स एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। सेम पीरियड मींस अगर ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा उनका, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज निकल के आ गई है, y इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए कॉस ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ फाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये चीज आई है। अब देखो, मैं क्या करती हूँ, इसे ना स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। स्क्वायर रूट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं, या फिर पहले मैंने ये ना बी में भी सबके साथ था, हाँ ना सबके साथ ये बी, एक बार चेक करना, हाँ जी, हाँ सबके जी साथ मैम, था। सबके साथ है ना। सबके साथ। तो इस बी को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। और इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रही हूँ, तो y बाई बी एक्स बाई ए कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इस रूट को खत्म करने, इस रूट को कैसे खत्म करेंगे, इस रूट को खत्म किया जाता है बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, ठीक है।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा, y बाय बी माइनस एक्स बाय ए कॉस ऑफ फाइव होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बनेगा। अब उसके बाद अब इसका स्क्वायर ओपन करो, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस क्या हो जाएगा, 2xy ए बी। फॉर्मूला यही होता है ना, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर ये बन जाएगा 2ab साथ में कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू, इस तरफ मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब इसके नीचे दिख रहा है, ऐसे कर देती हूँ। अब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव। अगर मैं इस टर्म को इस तरफ ले आऊं तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरफ लेके आती हूँ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर फाइव, ये वाली टर्म इस तरफ लेके आई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, माइनस 2xy cos of phi by ab is equal to sin square phi, ये चीज बन गई है, ठीक है। अब ये चीज हो गई है 1, तो हमारे पास अब चीज निकल के क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस 2xy cos ऑफ फाइव बाय ए बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव, ये चीज आ गई है, ठीक है। यहाँ तक देखो क्लियर है सबको, तो यहाँ तक डाउट हो किसी को भी? क्लियर है मैम। मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये जो हम लोग कर रहे हैं वो उसका सब पार्ट कर रहे हैं, उसके केस बना के चल रहे हैं। नहीं, अभी जो अभी हम तो हेडिंग डालो कि राइट एंगल टू ईच अदर है ना, वो वाला केस, हाँ, तो वो सुपरपोजिशन वाले का सब पार्ट है, मतलब उसका नहीं, अभी तक तो हमने फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही नहीं की है। फिर मैम हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं, साइन फाई की वैल्यू निकालने के लिए? नहीं, अभी आपको चीज पता चलेगी। ओके मैम। अभी देखो मैंने क्या किया है, एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड कर लिया है। अभी तक मेरा सिर्फ इतना काम हुआ है, मैंने एक्स और वाई में क्या है रिलेशन फाइंड कर लिया है। अब देखो इसलिए कर दो इरेज, लिख लिया है सबने? हाँ जी मैम, कर दो। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज आ गई है। अब सुपरपोजिशन होने के बाद, सुपरपोजिशन होने के बाद रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, वो टोटली चीज डिपेंड कर रही है फाइव पे। वो टोटली चीज किस पे डिपेंड कर रही है, फाइव पे। अब अगर फेस डिफरेंस मान लो 0 हो जाता है, फेस डिफरेंस मान लो कितना हो जाता है, 0। अगर फेस डिफरेंस हुआ 0 तो साइन 0 0, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हो गई 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो ये चीज देखो क्या बन गई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2xy बाय ए बी इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x बाय ए माइनस वाई बाय बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे, अगर आप इसको ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा माइनस 2xy ए बी, ये चीज बन जाएगी। तो अभी यहाँ पे ये वाले स्क्वायर को इस तरफ ले जाओगे, कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्या है, 0। तो यहाँ से x बाय ए माइनस वाई बाय बी किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। तो x बाय ए किसके इक्वल आ गया, y बाय बी के।
तो y की वैल्यू निकाल लोगे, बन जाएगा bx/a। शायद आप लोगों ने ये चीज पहले भी देखी हो। ये क्या बन गई है? स्ट्रेट लाइन। आपको रिकॉल करवा देती हूँ। हमने पोलराइजेशन किया है। पोलराइजेशन में हम लोग करते हैं ना, जब फाई की वैल्यू 0 हो जाए तब क्या बनती थी? लीनियर पोलराइजेशन आती है। जब फाई की वैल्यू पाई हो तब भी लीनियर पोलराइजेशन आती है। ठीक है, याद आया कुछ किसी को? यस मैम। तो सेम चीज यहाँ पे है। सेम चीज हमारे पास यहाँ पे है। y और x दो वेरिएबल चल रहे हैं। y और x दो वेरिएबल है। मैं इस तरफ मान लेती हूँ x, इस तरफ मान लेती हूँ y। तो ये किसकी इक्वेशन है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। स्ट्रेट लाइन कैसे निकल के आएगी? x को 0 किया, y भी 0 होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, x को पॉजिटिव करते जाओगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ही रहेंगे, तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी? पॉजिटिव की तरफ। x को नेगेटिव करोगे तो y नेगेटिव। तो हमारे पास ये चीज बन गई। इसका मतलब अगर फाई की वैल्यू, अगर दोनों में फेस डिफरेंस हो ही ना, अगर दोनों में फेस डिफरेंस हो ही ना, जो वेव्स चल रही हैं, तो वो सुपरपोजिशन होने के बाद, सुपर इम्पोज होने के बाद क्या बनाती हैं? स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, वो क्या बनाती है? स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अब अगर मैं फाई को कर दूं पाई, तब क्या होगा? अगर मैं फाई को कर दूं पाई, तब क्या होगा? साइन स्टिल ये 0 रहेगा, क्योंकि साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन n पाई 0 होता है। तो ये टर्म तो 0 ही है। यहाँ पे कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1। तो अगर -1 +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, तो दूसरी साइड चला जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आया तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, इस तरफ x है, इस तरफ y है। अब क्या करो, x को 0 रखोगे, y 0, मींस ओरिजिन से तो पास होगा। x को अगर पॉजिटिव की तरफ बढ़ाओगे तो y किस तरफ रहेगा? नेगेटिव की तरफ। x को पॉजिटिव की तरफ बढ़ाओगे तो y रहेगा नेगेटिव। अगर आप x को कर दोगे पॉजिटिव तो y क्या रहेगा? y क्या रहेगा? नेगेटिव। तो अगर आप x को कर दोगे नेगेटिव, अगर आप x को कर पॉजिटिव दोगे बचेगा। नेगेटिव तो y क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो x सेकंड को क्वाड्रेंट में। नेगेटिव, y रहेगा पॉजिटिव, तो ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास कंक्लूजन निकाल देते हैं कि अगर फाई की वैल्यू, अगर फाई की वैल्यू n पाई होती है और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, आप लोगों को पोलराइजेशन वाला याद आ गया होगा। वहां पे मैंने आपको चीज डायरेक्ट करवाई थी, वहां पे मैंने डायरेक्ट करवाया था आपको। ये डायरेक्ट यहाँ से निकल के आया था। जब आप सुपरपोजिशन करते हो ना, फाई की वैल्यू अगर 0 रखोगे, देखो बनी है स्ट्रेट लाइन ये। ठीक है, फाई की वैल्यू π/2 रखोगे, सर्कल बन जाएगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो सर्कल, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं हुआ तो एलिप्स बन जाती है, निकलेगी यहीं से वैल्यू। ठीक है, तो अगर फाई की वैल्यू n पाई है और n 0, 1, 2, 3, अगर फाई की वैल्यू 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही निकल के आनी है। तो दो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपर इम्पोज करेंगे तो मींस एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। कब? अगर फेस डिफरेंस इतना हुआ। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमारे पास अगर मैं कर दूं π/2, अब मैंने फाई को कर दिया π/2, अगर π/2 किया, साइन π/2 1 हो जाएगा, कॉस π/2 cos 90 0। तो यहाँ से x²/a² प्लस y²/b², ये तो बन गया 0 इक्वल टू क्या है? 1। ये आपको किसकी इक्वेशन दिख रही है? हाँ जी बताइए, किसकी इक्वेशन दिख रही है ये? पैराबोला। की। नहीं नहीं नहीं, पैराबोला नहीं, इलिप्स इलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन है ये।
अच्छा, अब आपके लिए जल्दी से 5 को 3π/2 करके मुझे वैल्यू बताओ क्या बनेगी। कौन सा, क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, सर्कल बनेगा, क्या बनेगा। 5 को 3π/2 रखो जल्दी से और आंसर बताओ। मैम हाइपरबोला बनेगा। किसने बोला हाइपरबोला? नहीं पाई बाय मैम हाइपरबोला तो नहीं बन रहा, ये तो बन रहा है x² + y² + b² = -1। सबका ही गलत है फिर तो। y² / b² - x² / a² = 1। पक्का? ये आ रहा है हाँ, मैम। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिखा। यस मैम, ये भी क्लिप से बनेगा फिर। तो ये प्लस नहीं बन जाएगा, स्क्वायर है। चाहे π/2 रखो, 3π/2 रखो, 5π/2 रखो, कुछ मर्जी रखो, इसमें तो प्लस ही बन जाना है। देखो आपके पास x² / a² + y² / b² माइनस cos π/2, 3π/2, 5π/2, इन पे 0 ही रहना है, इज इक्वल टू sin² 3π/2। इसकी वैल्यू क्या बननी है, मीन्स आप sin 3π/2 को क्या लिख सकते हो, sin पाई प्लस π/2, यही लिखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई प्लस, मीन्स ये थर्ड में जाएगा नेगेटिव के साथ, फिर भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। ये फिर से क्या बन गई है, एलिप्स ही बन गई है। ठीक है, फिर से क्या बन गई है, एलिप्स ही बन गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, साइन को अगर मैं n π/2 कर दूं, साइन को n π/2, और n की क्या वैल्यूज है, n की वैल्यूज रहेंगी 1, सॉरी n की क्या वैल्यूज रहेंगी ऑड, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर फाइव की वैल्यू n π/2 है और n की वैल्यूज 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन रहेंगी, मींस n की वैल्यू 1 रखी तो मैम π/2। की जगह 2n + 1 भी लिख सकते हैं ना, तो n की कुछ मर्जी वैल्यू रख लो। बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3π/2, 5 रखोगे तो 5π/2 अप टू सो ऑन चलेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर ये एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तब ये एलिप्स बन रही है, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तब ये एलिप्स बन रही है। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तब क्या बनेगी एलिप्स। अगर ए और बी इक्वल हो जाए तब क्या बनेगा, ए सर्कल। और बी कर दो इक्वल, ए और बी कर दिए इक्वल, तो ये बन जाएगा a² इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा सर्कल, ये सर्कल बन जाएगा। ये क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा। तो अब हमारे पास तीन चीजें निकल के आ गई हैं। यहाँ पे इसमें दो केस आ रहे हैं, अगर ए इक्वल है बी के तो सर्कल बनेगा, अगर ए इक्वल नहीं है तो एलिप्स बनेगी। ठीक है, अगर ए इक्वल है बी के तो सर्कल बनेगा, अगर ए इक्वल नहीं है बी के तो क्या बनेगी, एलिप्स बनेगी। ठीक है, ये चीज है। अच्छा मुझे ना एक बार सिलेबस देख लेने दो, 1 मिनट रुकना। मैम इसमें जो हाँ हमने जी।
पोजीशन करवाई है वो उसमें हम सिर्फ राइट एंगल वाला केस ही कर रहे हैं या कोई और भी करना है इसका? मैं ना वही चेक कर रही हूँ कि एक मिनट रुको, मेरे को चेक करने दो आपके सिलेबस में कौन सा मेंशन है। अभी तो हम राइट एंगल वाला ही कर रहे हैं। ओके मैम। सिलेबस ही नहीं मिल रहा। मैम मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे, देख लो आप। लाइव वाले में नहीं है, दूसरे वाले में भेजा मैम। फोटो भेजी है? हाँ जी मैम, फोटो हाफ की भेज रही हूँ मैम, दूसरी। Superposition of two simple harmonic motion by vector addition. Superposition of two simple perpendicular. ओके, आपको सिर्फ यही केस है सेम वाला, ये वाला है ही नहीं। आगे का भी भेज दिया मैम। मैम फाइव इज इक्वल टू 0 वाला तो फिर इसमें करना नहीं है ना। कौन सी वाला? फाइव इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मतलब? फाइव इज इक्वल टू 0 जहाँ पे हमने फेज डिफरेंस 0 लिया है। वो तो इसी में आ चुका है। n को 0 रखोगे, फाइव 0 बन गया है। नहीं मैम, फिर इन्होंने जब राइट एंगल पे कहा है, राइट एंगल पे तो हम वैल्यू पाई बाय 2 वाली यूज करेंगे ना। नहीं, फिर यहाँ पे राइट एंगल पे राइट एंगल का मैं आपको ना एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, एक मिनट रुकना। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जो जी। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये हाँ जी। लिसाजिस फिगर के अंदर आ रहा है। किसके? लिसाजिस फिगर एक टॉपिक है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये जो फिगर्स बनाते हैं ना हम, सर्कल एलिप्स, इन्हीं को बोलते हैं। ये लिसाजिस फिगर होती है। हाँ जी, ये सारी यही है। ओके मैम। पता, ये टू परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ? ये इसका मतलब फेस डिफरेंस दोनों में तो बाद की बात है। ये चीज ऐसे है, एक वेव ऐसे जा रही है, एक वेव ऐसे जा रही है, मीन्स दोनों परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये ऐसा मोशन है। मैम वो तो ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मतलब कि जब हमने इक्वेशंस लिखी हैं तो उसमें कैसे पता चला भी हमारे पास परपेंडिकुलर पे एक्स और वाई की वैल्यू से। एक्स और वाई, एक हमने एक्स इस तरफ लिया है, ठीक है मैम, वाई ठीक है हमने ठीक इस है तरफ लिया है। ठीक है मैम। ठीक है, अगर मैं दोनों पैरेलल रखती तो मैं एक्स ही एक्स लिख लेती ना। ठीक है मैम। अच्छा, इनको, बाकी कल करवा देना, टाइम हो गया। अच्छा रुको, अभी इसको तो कंप्लीट करने दो, 2 मिनट रुको। एक स्ट्रेट लाइन बना है या फिर सर्कल बना है या फिर एलिप्स बना है, ये सारी जो फिगर्स बनी है इनको ना जो ग्राफ में लिख रखा है ना, क्या लिख रखा है, ये फिगर्स बोलते हैं। अजीब सही नाम है भी, बोल लेना खुद से। लिसाजिस फिगर। यस, ये फिगर्स है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये फिगर्स क्या है। जो स्ट्रेट लाइन, एलिप्स और ये हमने बनाई है, इन्हीं को बोलते हैं। ओके, आपका ये भी हो चुका है। आपकी इस वाले टॉपिक में बचा है कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन एंड यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज। कॉम्प्लेक्स मैम नंबर। बनाना सर्कल की वो हाँ नॉर्मली जी, एक्स वाई में। हाँ जी, नॉर्मली बनेगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन, आप लोग उसमें कर चुके हो? मुझे ये चीज बताओ पहले, मुझे ये चीज बताओ कि आप लोग वो चीज कर चुके हो? किस में करना है मैम? कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैम मैथ्स में होता है ना। कर चुके हो, मैं वही पूछ रही हाँ हूँ। जी मैम, कर लिया। कर लिया है? हाँ जी मैम। थोड़ा सही है तो 5 मिनट रुक सकते हो, बता दूं या फिर स्कूल में पहुंच गए हो? फिर नहीं कल ना करना मैं है, सिर्फ पांच पहुंचना है मिनट का। मैम। क्या हुआ?
पहुंचना है करवा मैम देंगे, 10 मिनट का तो कोई बात 7:15 तक। ठीक है, बस 5 मिनट करेंगे हम काम। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, आप लोगों को पता है e रेज टू पावर x है, तो इसको आप कैसे ओपन करोगे, या फिर e रेज टू पावर थीटा है, इसको कैसे ओपन करोगे, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर e रेज टू पावर आइटा थीटा आ जाए, e रेज टू पावर आइटा थीटा आ जाए तो इसको लिखोगे आइटा थीटा, या फिर आइटा थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ही अप टू सो ऑन ऐसे ही चलेगा। और e रेज टू पावर आइटा थीटा को आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। e रेज टू पावर आइटा थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। और एक चीज, ये तो चीजें मैंने आपको पहले ही करवा दी हैं जो इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखी हैं, ठीक है, बट आपको बता देती हूँ कि सिलेबस में ये चीज मेंशन है तो हम ये चीज कर चुके हैं। सिर्फ आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए, e रेज टू पावर आइटा थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। और अगर सिर्फ थीटा हो इसको क्या लिखोगे, cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस, यहाँ पे आइटा आता है, चेक कर लेना ये चीज, यहाँ पे आइटा आता है या फिर नहीं आता, मेरे को कंफर्म नहीं है। यहाँ पे तो आइटा है आपका हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ऐसा कुछ था, e रेज टू पावर थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस थीटा बाय 2। मैम, यहाँ पे आइटा नहीं आएगा। नहीं आएगा, मैंने तभी बोला इसको चेक कर लेना कि यहाँ पे आइटा आता है या फिर नहीं आता, बाकी चीज तो सेम है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इसका ग्राफ। इसका ग्राफ किसके इक्वल होगा, अगर आप दो चीजें हैं हमारे पास, अगर तो e रेज टू पावर आइटा थीटा होता है, ठीक है, तो ये है साइन थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के, ये है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के इक्वल। तो जो इसका मोशन है वो क्या बनने वाला है, ऑसिलेटरी, क्योंकि साइन और cos क्या है, ऑसिलेटरी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, इसका ग्राफ क्या है, ऑसिलेटरी मोशन बनेगा। अब एक अगर मेरे पास e रेज टू पावर थीटा आ जाए या फिर e रेज टू पावर माइनस थीटा आ जाए, ये क्या करते हैं, ये होता है ऑसिलेटरी मोशन, और ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डीके मोशन। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डीके मोशन। तो अगर एक्सपोनेंशियली डीके मोशन है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर e रेज टू पावर थीटा है, e रेज टू पावर थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरफ हम मान लेते हैं थीटा, इस तरफ e ऑफ थीटा, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और e रेज टू पावर माइनस थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए ग्राफ के बारे में भी। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। यस मैम। अच्छा, बना लिया, कर दूं। यस हाँ जी मैम। मैम 1 मिनट। फर्स्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बीच में ही रह गया, कौन से वाला, जो मैम हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे, सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन। हो गया है वो तो। वो बस वहीं तक करना था, हाँ जी, जहाँ पे हमने cos फाई और 1 माइनस एक्स के ओवर एच के पुट किया था, वो बस वहीं हाँ तक जी, था। बस उसके बाद उसको जनरलाइज कर दिया ना मैंने कि फाई की वैल्यू अगर n पाई बाय 2 हो, तो अगर तो एम्पलीट्यूड सेम है, चाहे फाई की वैल्यू पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 हो, तो वो एक एलिप्स बनेगी। अगर एम्पलीट्यूड सेम, अगर सेम नहीं है तो एलिप्स बनेगी, अगर सेम है तो सर्कल बनेगा। ये ऐसे करके एंड में उसको जनरलाइज कर दिया है मैंने। ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी, कर दूं रब। यस मैम। करवाना है मैम आगे। बस 2 मिनट का ही काम है। पोलराइजेशन। हेलो, मैम पोलराइजेशन वाला टॉपिक है वो करना है अभी हमने।
वो करवा दिया है। ओके ओके मैम, किस टॉपिक के अंडर करवाया है वो आपने? ईडी, ईडी का लास्ट पार्ट। ठीक ठीक है मैम, ओके। वैसे ना नवदीप करने की जरूरत है नहीं, अगर आप वो वीडियो देखोगे ना आपको सेम चीज पता चलेगी, देख लेना, डबल क्लियर, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो हमने किया है ना ये वाला पोलराइजेशन मीन्स एक डायरेक्शन में कर देना। जब आपके पास वही फाई की वैल्यू एन पाई होगी तो आपके पास लीनियरली पोलराइज लाइट बनेगी, जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं कि हाँ, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की सुपरपोजिशन के बाद क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि इसको लीनियरली पोलराइज। अगर फाई की वैल्यू एन पाई बाय 2 होगी तो सर्कुलरली पोलराइज या फिर एलिप्टिकली पोलराइज। ये चीजें ओके बनी। मैम, ठीक है मैम। आप वो देख लेना लेक्चर। अच्छा, उसके बाद एक दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं x प्लस आयटा वाई, ठीक है। और जो x होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और जो y क्या है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। x रियल पार्ट है और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकती हूँ, r e रेज़ टू पावर आइटा थीटा। r क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो थीटा है वो क्या होता है, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ये बनता है थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन। मींस मैं किसी भी z को ऐसे लिख सकती हूँ, r e रेज़ टू पावर आइटा थीटा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम ये चीज का यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज का हम यूज करते हैं, इस चीज का हम यूज कहाँ पे कर चुके हैं, इसका हम यूज कर चुके हैं जब हमने अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था। अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था तो वहां पे हमने सोल्यूशन लिखा था। हमारे पास दो रूट्स निकल के आए थे, ठीक है। दो रूट्स कौन से निकल के आए थे, एक ओमेगा आया था, एक माइनस, दो रूट्स निकल के आए थे शायद, नहीं, कुछ मेरे को याद तो नहीं है। अनडैम्प्ड में हमने कुछ ऐसा लिखा था। पॉजिटिव नेगेटिव ओमेगा आयोटा आया था मैम वैल्यू डी की। x इज इक्वल, हमने ऐसा लिखा था, x इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर आइटा थीटा। मतलब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। मैम ये मतलब सोल्यूशन होना। एक्सपोनेंशियल का यूज ऐसे होगा, वैसे ना ये चीज करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे डिफरेंट मेथड से किया था। हमने दो रूट्स निकाल के देन उसका सोल्यूशन लिखा था। जैसे x की वैल्यू एक ओमेगा आ गई थी, एक माइनस ओमेगा, फिर हमने सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके उसका सोल्यूशन निकाला था, ठीक है। देखो इन चीजों का आपको यूज आना नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही दे रखा है क्योंकि वही है कि ये आपको ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा को खोलना आना चाहिए, ई रेज़ टू पावर थीटा को खोलना आना चाहिए, इसलिए इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। ये चीज का यूज तो आप मैथ्स में भी करते होंगे। आपने कर लिया है मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स? यस मैम, कर लिया। बस यहाँ पे तो इतनी ही चीज आएगी, बस आपको इतनी ही चीज पता होनी चाहिए। मैम ये चैप्टर हो गया है खत्म? मैं ना एक बार आपको बता देती हूँ ये चैप्टर हो गया है या फिर नहीं। मैम एंड वाला रह गया, रेट ऑफ एनर्जी डिके इक्वल टू वर्क रेट ऑफ डैम्पिंग फोर्स एंड प्रॉब्लम्स। हाँ, मुझे को देखने दो, ये वाला तो टर्म हो गया है, पैराग्राफ जो पहले भेजा है। क्रिटिकल डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड डिके लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ओके, ये रह गया है रेट ऑफ एनर्जी डिके इक्वल टू द वर्क डन रेट ऑफ डैम्पिंग फोर्स एंड प्रॉब्लम्स। ओके, ये चीज रह गई है। बाकी हमारा फिर हो जाएगा फोर्स ऑसिलेशन स्टार्ट, फिर एक वेव मोशन वाला बचता है ना। यस मैम, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वेव, वाला तो ऑप्टिक्स में है ना मैम। हाँ जी, वेव फोर्स ऑसिलेशन तो हो जाएगा, ये एक लीव दिन। कर जाएं और तो नहीं करवाना ना? लीव कर जाएं? नहीं नहीं, हाँ जी, अभी और नहीं करवाना। ठीक है मैम, एक्चुअली मैम मुझे स्कूटी ड्राइव करके जाना होता है ना, तो मुझे 7:20 तक पहुंचना था। चलो तो कोई बात मैं, नहीं, हाँ भागो, जी, ठीक है मैम, अब जाओ अब। थैंक यू मैम।
ये कहाँ पे दे रखा है इन्होंने? चलो मैं ये टॉपिक ढूंढती हूँ कहाँ पे है ये। डंपिंग फैक्टर वेरीज विद टाइम। चलो ये जो रह गया है वो मैं करवा दूंगी कल, बाकी ये वाला चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, कल वो टॉपिक करके प्लस हम करेंगे फोर्स ऑसिलेशंस। हमने एनर्जी डीके भी नहीं किया ना अभी। कौन सा एनर्जी डिके? एनर्जी डीके भी है मैम इसमें, एक टॉपिक का नाम रिलैक्सेशन टाइम के बाद मैम, क्यू वैल्यू से पहले। वो क्वालिटी फैक्टर में ही आ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर, ओके ठीक है मैम। फोर्स ऑसिलेशन लेगा हमारे 2 दिन, फिर उसके बाद कपल्ड ऑसिलेशन, तो उसके बाद हमने फिर वेव मोशन आ जाएगा। वेव मोशन वाला तो अप्रोक्सीमेटली आपका पार्ट हो ही गया है। ठीक है, बाकी हम करेंगे कल। मैम इसके बाद क्या शुरू, ये 10 एक दिन में हो जाएगा? हाँ जी, ये पूरा पार्ट 10 एक दिन में हो जाएगा? फोर्स ऑसिलेशन। नहीं नहीं, जो बाकी इसमें सारा ही बचता है, इसमें वेव भी है वो भी है, सारा कुछ है ना इसी में। मैं बताऊं आपको इसमें क्या क्या होगा। फोर्स ऑसिलेशन वाले में, हाँ फोर्स ऑसिलेशन वाला ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है वेव मोशन। अब उसके बाद वेव मोशन ही हटा दिया है, भेजा ही नहीं फोटो। किसी ने भेज भेजा दूं हुआ है? मैम, भेज दूं मैम। भेजो। अच्छा रहने दो, सिलेबस भेजा है किसी ने, शायद जतिंदर ने भेजा हुआ है। हमारा ऑसिलेशंस एंड वेव्स है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो गई हैं, कल फोर्स ऑसिलेशंस हो जाएंगी। देन हमारे पास वेव मोशन वाला आएगा टॉपिक। ठीक है, कंप्लीट वेव मोशन वाला। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो फिर तो ऑप्टिक्स का पार्ट है। मींस अभी हमने वाइब्रेशन एंड वेव्स में 2 चीजें करनी है, फोर्स ऑसिलेशंस एंड वेव मोशन। मैम एक क्वेश्चन पूछना था मैम, आपने बोला कि रिलैक्सेशन क्वालिटी फैक्टर को मतलब एनर्जी डीके ही बोलेंगे, तो मैम हाँ दोनों जी, अगर आ गया तो हम यही यही वाली इक्वेशंस को देख के आंसर्स देंगे, क्वालिटी फैक्टर वाली अगर एनर्जी डीके पूछा गया तो, कि मैं हाँ उसमें जी। अलग से कोई केस है? कौन से वाला? मैम एनर्जी डीके वाला, मैम क्वालिटी फैक्टर आप बोल रहे हो ना कि इसी के अंडर ही है, हम्म। तो मैम अगर क्वेश्चन आ गया एनर्जी डीके के ऊपर तो हमने बस ये क्वालिटी फैक्टर को देख के आंसर्स देने हैं। हाँ जी। ठीक है मैम। वो वैसे ना जो आपका मे बी ना वो उसके साथ भी रिलेट कर जाएगा, वर्क डन के साथ, वो मैं कल करवा दूंगी, वहां पे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है मैम। उसमें मैम इस क्योंकि क्वालिटी फैक्टर हमें एनर्जी डीके ही बता रहा है। हाँ जी मैम, उसमें एनर्जी की टर्म आ रही है ना, लॉस ऑफ एनर्जी हाँ आफ्टर जी, टाइम। क्योंकि मैंने क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन ही यही बोली है, एनर्जी डीके। जी हाँ जी मैम। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम जब जी। यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने कौन सा शुरू करवाना है? उसके बाद ना एक और टीचर करवाएंगे आपको, ये लेजर ऑप्टिक्स वाला पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी, एक और टीचर करवाएंगे, मैम विकास सर। जो मैम इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंडेंस मैटर फिजिक्स है वो कब तक हाँ जी। रिपीट होगा, क्योंकि हम लोगों ने वो फर्स्ट टाइम में किया नहीं था। देखो इसमें क्या है आपका, ये वो क्या बोलती हैं, वो 3 दिन क्लासेस लेंगे आपकी। ठीक है, 3 दिन क्लासेस में क्या है आपका, ये वाला तो पहले ही मैं 6 के 6 दिन क्लासेस लेके ये वाइब्रेशन एंड वेव्स कंप्लीट करवाऊंगी, फोर्स ऑसिलेशंस एंड वेव मोशन। ठीक है, फिर आपका क्या है, उन्होंने कंप्लीट करवाना है आपका ये फर्स्ट वाला मैकेनिक्स वाला पार्ट,
जो फर्स्ट पार्ट है आपका, मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस मीडिया, ये वो करवाएंगे। ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, हद ये 1 हफ्ते में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपका बचेगा ऑप्टिक्स वाला पार्ट, ये भी वही सर करवाएंगे। मीन्स 2 टॉपिक उनके पास जाएंगे, 3 दिन वो क्लासेस लेंगे, 3 दिन मैं लूंगी। जब ये वाइब्रेशन एंड वेव्स खत्म हो जाएगा, फिर आपका जब ये वाइब्रेशन एंड वेव्स खत्म होगी ना, तो बाकी के 3 दिन पहले वाली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। फिर वो स्टार्टिंग आप इलेक्ट्रॉनिक से करवा सकते हो प्लीज, क्योंकि हाँ वो करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। हाँ Thank जी, you. वो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू मैम। बाकी तो आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ही डन है। हाँ बाकी तो आपका बस 2 ही चीजें बचती हैं, वो तो हो जाएंगी, बहुत जल्दी होने वाला पार्ट है वो। जैसे वाइब्रेशन एंड वेव्स में ज्यादा दिन नहीं लगे, वैसे ही इसमें है। ये फोन ही हैंग हो गया है। लीव कर जाओ अगर रिकॉर्डिंग चाहिए आज की। ओके, थैंक यू मैम। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मैंने पूछना था कि जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स है उसके ना मुझे हाँ, 2-3 टॉपिक का पता नहीं चल रहा। मैं रिकॉर्डेड में देख रही थी ना साथ साथ में, कौन से तो वाले मुझे वो टॉपिक्स? बताओ मैम। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, हाँ मॉलिक्यूलर जी। हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आयन इन एस्ट्रोनॉमी। मैं आज आपको देख के बता दूंगी। ठीक है मैम। तो हाँ एक जी। मुझे मैम लैम्प पूछना था। ओके ठीक है।